हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक एक्सटेंडेड टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता क्या है। कर्ट लुईस की थ्योरी बताई थी आपको, जो बहुत फेमस है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जनरली बहुत एग्ज़ाम्स में आती है। और थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको रेसिस्टेंस टू चेंज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की जब भी हम बात करते हैं तो चेंज लाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली ईजी भी है, लेकिन उस चेंज लाने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उसको रेसिस्ट करते हैं, मना करते हैं कि वो चेंज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ। तो चेंज लाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो पढ़नी है हमें, और जो आप लोग जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आप प्रैक्टिकली देखेंगे इस चीज़ को कि रेसिस्टेंस को किस तरीके से डील किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस टू चेंज क्या होता है, हालांकि इस चीज़ को हम पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन रेसिस्टेंट टू चेंज इन अ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू एन एम्प्लॉयज़ बिहेवियर डिज़ाइन टू डिस्क्रेडिट, डिले, प्रिवेंट। ये 3 शब्द बताते हैं कि एम्प्लॉयज़ जब उस चेंज को ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लाने देना चाहते हैं तो इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। मतलब वो नहीं चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उस चेंज को लाना, इसी को कहा जाता है रेसिस्टेंस टू चेंज। अब रेसिस्टेंस टू चेंज 2 तरीके से हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का मतलब है कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़, एक एम्प्लॉय इंडिविजुअली उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है और रेसिस्ट कर रहा है, उसे यूज़ नहीं करना चाहता है। और ऑर्गेनाइजेशनल रेसिस्टेंस का मतलब होता है जब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ किसी भी चेंज के लिए मना करते हैं, रेसिस्ट करते हैं। तो 2 लेवल्स पर होता है रेसिस्टेंस। रीजंस वाई एम्प्लॉय शोज रेसिस्टेंस, लोग क्यों रेसिस्टेंस शो करते हैं। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करें तो एक इंडिविजुअल किसी भी चेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहता है, उसके न्यूमरस रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले है जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉय को ये लग सकता है कि इस चेंज के बाद उसकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। जैसे जब बैंक्स में कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों को लगा था कि एक कंप्यूटर तो बहुत सारे काम खुद अकेले कर सकता है, तो फिर हमारी नौकरी चली जाएगी। तो उनका फियर होता है जॉब चले जाने का। चेंज इन वर्किंग एनवायरनमेंट, उन्हें लगता है जो हमारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, हमारा जो एनवायरनमेंट है काम करने का, वो बदल जाएगा, हमारी स्किल्स वेस्ट हो जाएंगी, उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, और हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, सोशल इंटरेक्शन है लोगों के साथ, वो ख़राब हो जाएगा। रिलेशनशिप्स कैसे ख़राब होंगे, हो सकता है ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए कि हमें ये काम नहीं आ रहा है, सामने वाले एम्प्लॉयज़ को ये काम आ रहा है, या हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे टर्म्स ख़राब हो जाएंगे। चेंज इन रोल और स्टेटस, हो सकता है हमारा जो वर्क प्रोफाइल है वो भी चेंज हो जाए, हमारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो चेंज हो जाए, हमें दूसरा काम दे दिया जाए। तो ये बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिससे कि एक इंडिविजुअल कोशिश करता है कि वो चेंज ऑर्गेनाइजेशन में ना आए। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे रेसिस्टेंस हो रहा है तो उसका क्या रीज़न्स हो सकता है। बहुत सारे लोग मिल के किसी चेंज को ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आने देना चाह रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। सबसे पहले हो सकता है कि इतने रिसोर्सेज ना हो ऑर्गेनाइजेशन में कि उस चेंज को एक्सेप्ट किया जा सके। डिफ़िकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल चेंज, जो चेंज है उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो, हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का वैसा ना हो, हमारी पॉलिसीज़ वैसी ना हो, हमारी टेक्नोलॉजी वैसी ना हो, मतलब ऐसे प्रोसेसिंग एरर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को लग रहा हो कि इस चेंज को हम इजीली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेकर आ पाएंगे, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लैक ऑफ विजन, मोटिवेशन एंड नॉलेज, हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ को ये लग रहा हो कि उन्हें ना समझ में आ रहा हो कि
इन अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस चेंज से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत क्यों है इस चेंज की। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ चेंज। नीड पता होगी तो उनका एक लॉन्ग लंबा विजन हो पाएगा, वो दूर तक सोच पाएंगे और मोटिवेट हो पाएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितने फ़ायदे होने वाले हैं इस चेंज से। जब उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगा उनके अंदर, लॉन्ग विजन नहीं होगा, तो भी वो रेसिस्ट करेंगे। ड्यू टू संक कॉस्ट एसोसिएटेड विद द चेंज, किसी भी चीज़ को चेंज करने में बहुत सारी कॉस्टिंग आती है। अगर एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि ये जो कॉस्ट आ रही है ये बहुत ज़्यादा और इससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेस हो सकते हैं, तो भी वो रेजोनेंस क्रिएट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में। सो आफ्टर द रीजंस ऑफ रेजोनेंस कि इंडिविजुअल लेवल पर रेसिस्टेंस क्यों होता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर रेसिस्टेंस क्यों होता है, हेयर कम्स द लेवल्स ऑफ रेसिस्टेंस टू चेंज। अगेन सेम, इंडिविजुअल लेवल पर होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर होता है। इंडिविजुअल लेवल पर जो रेसिस्टेंस होता है उसके कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी, हमारी स्किल्स ऑब्सोलीट हो रही हैं। फियर ऑफ इकोनॉमिक लॉस कि हमारी जॉब ना चली जाए। अपॉर्चुनिटीज़ हमें कम ना हो जाएं, हमारे इंसेंटिव्स कम ना हो जाएं, ये इकोनॉमिकल रीजंस हो सकते हैं इंडिविजुअल रेजोनेंस के। साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं, उनका ईगो हर्ट होता है इसमें। ईगो इन द सेंस कि अगर वो बहुत सीनियर एम्प्लॉय हैं और अगर वो किसी चीज़ के लिए कह रहे हैं कि ये दिस चेंज शुड नॉट बी कम इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर वो बात उनकी नहीं मानी जाती है तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस होते हैं। लो टॉलरेंस टू चेंज, चेंज करना ही नहीं चाहते हैं, और कई तरीके के डर हो सकते हैं उनके मन में। स्पेशल रीजंस क्या हो सकते हैं। सोशल डिस्प्लेसमेंट, कि कहीं उनके जो रिलेशंस हैं उनके पीयर्स के साथ, उनके सीनियर्स के साथ, उनके जूनियर्स के साथ वो ख़राब ना हो जाए। पीयर्स का प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे फेलो एम्प्लॉयज़ का प्रेशर हो सकता है कि आपको इस चीज़ में सपोर्ट करना है वरना हम सबका लॉस होगा। ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन चेंज एजेंट, जो भी चेंज लेके आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, हो सकता है कि उसके ऊपर ट्रस्ट ना हो लोगों का, इसलिए भी वो रेसिस्टेंस दिखा रहे हैं चेंज के प्रति। अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर क्या था जो अभी हमने डिस्कस किए थे। संक कॉस्ट, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स कम हो सकते हैं अगर रिसोर्सेज, तो भी ये प्रॉब्लम होगी। अनफेवरेबल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर नॉर्म्स, टेक्निकल चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें जो प्रोसेसिंग में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं चेंज को लेकर आने में। 3 टू एग्जिस्टिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर चेंज के रीजंस हो सकते हैं कि क्यों रेसिस्टेंस है। अब इन रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, आपको एज ए मैनेजमेंट, एज ए चेंजिंग एजेंट पार्टिसिपेट करना है, इन्वॉल्व होना है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ताकि उनमें एक मोटिवेशन आप लेकर आ सकें। इनकरेज पीपल हु विल बी अफेक्टेड, जो लोग अफेक्ट होने वाले हैं इस चेंज से उनको एनकरेज करें हम, उनकी अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस करें, उनके दिमाग को हम पॉजिटिव करें, उनके डाउट्स को क्लियर करें। कम्युनिकेटिंग एंड एजुकेटिंग, लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट, उन्हें समझाएं, उन्हें एजुकेट करें इस चेंज की नीड क्या है। एजुकेट एम्प्लॉयज़ अबाउट द नीड एंड बेनिफिट्स, क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं हमें ऑर्गेनाइजेशन को इससे। कम्युनिकेट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को जानें, समझें कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। निगोशिएटिंग एंड ऑब्टेनिंग कमिटमेंट, लोगों से कम्युनिकेट करें। मैनेजमेंट कैन ऑफर रिवॉर्ड टू पीपल हु कोऑपरेट विद द चेंज, ऐसे लोगों को रिवॉर्ड्स दें, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, जिससे कि और लोग प्रेरित हों उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। निगोशिएट फॉर कमिटमेंट, उन लोगों से कमिटमेंट के लिए निगोशिएट करें कि वो कमिटमेंट दें कि वो हमारा साथ देंगे। और ये कब हो सकता है, जब आप उनका ट्रस्ट जीतें, उनके जितनी अनसर्टेनिटीज़ हैं उनके दिमाग में उनको क्लियर कर सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकें, उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ा सकें, तभी हो सकता है।
इफ़ेक्टिव लीडर्स ये काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय सिंपैथेटिक लिसनिंग, जॉब काउंसलिंग करें, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनको ये जताएं कि वो कंपैशनेट हैं उनके प्रॉब्लम्स के प्रति। बीइंग कंपैशनेट अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, तब उन्हें लगेगा कि somebody इज़ लिसनिंग टू देम। मैनिपुलेशन एक दूसरा तरीका। मैनेजमेंट कैन चूज़ टू withhold information that they feel will lead to resistance from employees and manipulate them to gain the support। उन informations को float ना करें जिससे कि उन्हें लगता है कि resistance बढ़ेगा, और उन informations को ही flow इसके बीच में, और उनको इस तरीके से मोल्ड करें कि लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो ये मैनिपुलेशन भी एक तरीका होता है। हालांकि हम इसे जनरली एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं, बट एट टाइम्स ये ज़रूरी होता है किसी भी चेंज को एक्सेप्ट कराने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ में। और लास्ट है क्वेश्चन पावर, जो आपको मैंने पावर वाले लेक्चर में बताया था कि क्वेश्चन पावर वो पावर होता है जब हम अपनी फॉर्मल पोजीशन का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को दूसरों से काम करवाते हैं। मैनेजमेंट कैन यूज़ देयर फॉर्मल पावर। फॉर्मल पावर कौन सी हो सकती हैं? ट्रांसफ़र्स, डिमोशन, टर्मिनेशंस, एंड फोर्स करें हम अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो जो चेंज है उसको सपोर्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि रेसिस्टेंस टू चेंज क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर क्या होता है, उनके क्या रीजंस होते हैं, और किस तरीके से इस रेसिस्टेंस को हम ओवरकम करके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को डेवलप कर सकते हैं और स्टे ऑन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। बी सेफ एट होम।